जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट संख्या 61 है, ये 61 और 60 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं। तो उनसे पहले अगर आपने नहीं देखे वो मॉक टेस्ट तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत उत्कृष्ट लेवल का नॉलेज उन मॉक टेस्ट में है और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत उत्कृष्ट है आपके लिए। तो आज का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है कि संभावित प्रश्न है और बहुत उत्कृष्ट लेवल का स्टैटिक जीके मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये आप देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में लगभग 30 प्रश्न है। आपको जो जीडी का एग्जाम है उसमें 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं 30 प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से करा सकूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्या कहा गया? रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान ये भारत में पहली मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती है। भारत में पहली मुस्लिम महिला शासिका है रजिया सुल्तान और दिल्ली सल्तनत पर इसने राज किया 4 साल तक। तो ये किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इल्तुतमिश की बेटी थी। सन 1236 से 1240 तक इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज किया था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का जो जनक है 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी गुलाम वंश का मतलब राजा है और इसी गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने गुलाम वंश कहाँ स्थापित किया था? तो लाहौर से स्थापना की थी। ये लाहौर से अपना शासन चलाता था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, पोलो खेलते हुए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी, एक संत थे जिनका नाम था बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव रखी किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी याद में? बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दोस्तों बाबर। दोस्तों बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो भारत में मुगल वंश का जनक कौन है? तो मुगल वंश का फाउंडर आपका बाबर। ये भी आप याद रखें। और बाबर जो है इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। तुजू के बाबर भी बोलते हैं बाबरनामा। आपसे पूछेगा कि बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई? दोस्तों बाबरनामा लिखी गई है चगताई भाषा में, चगताई भाषा। और चगताई भाषा जो है ये तुर्की भाषा का ही एक रूप है। तो हम कह सकते हैं कि तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा लिखी गई है। जब भी आता है क्वेश्चन केवल भाषा से आएगा, बाबर की किताब से नाम पूछेगा कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है, या तो लिखेगा चगताई भाषा या लिखेगा तुर्की भाषा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो बाबर 1526 में मुगल वंश का संस्थापक था, ये भी आप याद रखिएगा। और बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? दोस्तों बाबर का मकबरा था पहले आराम बाग में। पहला मकबरा इसका आराम बाग में था और उसके बाद में बाबर को दफनाया गया था कहाँ पर? काबुल में। ये भी आप याद रखिएगा, काबुल। और भारत में चारबाग शैली का जनक कौन है? दोस्तों चारबाग शैली, इस तरह की चारबाग शैली होती थी, यहाँ बाग यहाँ बाग यहाँ बाग। तो ये चारबाग शैली बाबर ने विकसित की थी। बलबन लिखा गया है दोस्तों। बलबन ने लोह और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू की थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने शुरू की? दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू की गई थी, लोह और रक्त की नीति। और दोस्तों इसके द्वारा सिजदा और पैबोस प्रथा भी शुरू की गई थी। सिजदा, सिजदा मतलब सिर झुका के आओगे आप, पैबोस मतलब बादशाह के पैरों को चूमोगे। तो सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की? बलबन के द्वारा। बलबन ने नवरोज जो कि पारसी समुदाय का नया साल होता है, तो नवरोज त्योहार को भी शुरू करवाया था। ये भी आप याद रखना कि नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने। और बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है। क्या बोलता है? जिल्ले इलाही, सेड ऑफ गॉड, मैं भगवान हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। बस ये आप याद रखिएगा। जिल्ले इलाही किसे कहा गया? तो गयासुद्दीन बलबन को जिल्ले इलाही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश का असली नाम क्या है? शमसुद्दीन इलियास, इल्तुतमिश का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कम से कम कितनी उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों भारत में कितनी उम्र के कम से कम बच्चे होंगे जिनको आप किसी मतलब बलात्श्रम में या किसी फैक्ट्री में, खदान में नहीं लगा सकते? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसे किसी भी फैक्ट्री, खदान या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। तो 24 में, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को हम क्या नहीं कर सकते, कोई ज़बरदस्ती काम उनसे नहीं करवा सकते, उनसे बलात् श्रम नहीं करवा सकते। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 24 और एज कितनी है 14, 14 24 ऐसे कनेक्ट करिएगा 14 24। क्लियर। अच्छा यहाँ पे दोस्तों लिखा गया आपका संविधान। क्या आपको पता है कि संविधान दिवस कब होता है? भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। अच्छा क्यों होता है 26 नवंबर को संविधान दिवस? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था, तो इसलिए हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा था? अंबेडकर? नहीं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान की मूल कॉपी लिखी अपने हाथ से। याद रखना, अंबेडकर ने अपने हाथ से संविधान नहीं लिखा। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, जो खाका तैयार हो रहा था संविधान का, उस कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा है, अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी है इन्होंने। याद रखना इसके बारे में। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ओणम। ओणम किस राज्य का फसल त्योहार है? दोस्तों ओणम जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ओणम होता है केरल में। केरल। मलयालम कैलेंडर का चिंगम महीना, कौन सा महीना? चिंगम। चिंगम महीने में क्या मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। यह आप याद रखना, कौन सा महीना होता है? चिंगम महीना। और ये कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? देखो पहला तो ये फसल उत्सव है, अच्छी फसल के लिए ये उत्सव होता है। दूसरा, एक लोगों का धार्मिक विश्वास ये है कि राजा महाबली की आत्मा धरती पर आती है, और राजा महाबली की आत्मा के लिए बहुत तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। उनसे कामना की जाती है शांति की, फसल अच्छी हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं केरल के लोगों द्वारा। तो ओणम जो है वो केरल का त्यौहार है, जो चिंगम महीने में मनाया जाता है और राजा महाबली की याद में होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में एक नाव दिख रही होगी। ये नाव, ये कोई साधारण नाव नहीं है दोस्तों, ये खेल होता है, और इस खेल को कहा जाता है बल्लम कल्ली। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत के कौन से राज्य में एक नौका दौड़ होती है जिसे बल्लम कल्ली कहा जाता है, तो बल्लम कल्ली बहुत प्रसिद्ध दौड़ है भारत में, और ये केरल में होती है। ओणम के अवसर पर बल्लम कल्ली होती है। अच्छा कौन सी झील में होती है? बेम्बनाथ झील में। बेम्बनाथ झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, बेम्बनाथ झील में बल्लमकल्ली रेस आयोजित की जाती है। क्लियर दोस्तों? तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। दोस्तों केरल का एक त्यौहार और आप याद रखिएगा, वो है आपका मकर बिलक्कू। मकर बिलक्कू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मकर बिलक्कू त्यौहार होता है। एक इसका नया साल होता है बिशु। बिशु नववर्ष कहाँ का है? तो केरल का नववर्ष है बिशु। एक और याद रखिएगा, त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम कहाँ का त्यौहार है? दोस्तों ये भी केरल का त्यौहार है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों? दोस्तों एक, अगर किसी भी डांस में आपको कली शब्द मिले ना, कली, समझ जाना केरल का है। जैसे कथकली, पुलिकली, पुक्कली और कोलकली, मरगम कली, कैकोटिट कली, तो कली वाले जितने भी डांस हो, परिचा कली, सारे केरल लगा देना, आंखें बंद करके केरल लगा देना। ठीक है? तो केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल की राजभाषा है मलयालम। और दोस्तों केरल में एक शहर है कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि अरब सागर की रानी किस शहर को कहा गया, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। ये भी आप याद रखें। केरल का राज्यपाल कौन है? केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु। तमिलनाडु का त्यौहार याद रखिएगा, पोंगल। पोंगल। और एक और याद रखिएगा, थाईपूसम। तो तमिलनाडु का पोंगल और थाईपूसम डांस, ये दोनों पूछे जाते हैं। केरल हो गया। गोवा का याद है ना, साओ जाओ। साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों गोवा का त्यौहार है साओ जाओ। और कर्नाटक की बात करो तो करगा यहाँ होता है, करगा। और नागा हब्बा, करगा नागा हब्बा, ये कहाँ के त्यौहार हैं? तो वो कर्नाटक का। एक और याद ना, कर्नाटक का कम्बाला। कम्बाला एक दौड़ होती है, भैंसा दौड़, तो कम्बाला कहाँ की करवाई जाती है? कर्नाटक में। क्लियर है दोस्तों? तो ओणम किस राज्य का डांस है? केरल का। ओणम केरल का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये
मौर्य वंश का संस्थापक है। और जिसका प्रधानमंत्री कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य ने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, राजनीति का ग्रंथ है, तो ये आप याद रखना कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपका बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठता है और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो अशोक है, अशोक को और क्या कहा गया? देवानाम प्रियदर्शी। दोस्तों सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अशोक ने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, खारवेल के साथ में कलिंग का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म स्वीकार करने के चलते इसने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। और जिस पद्धति से या जिस रीति से अपने प्राण त्यागे उसको बोला जाता है संथारा। दोस्तों आपको बताना संथारा विधि होती क्या है? जैन धर्म में संथारा का मतलब क्या होता है? ये मुझे कमेंट में लिख के आप बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, नंदवंश का शासक को मार के मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का कारण क्या है? दोस्तों कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो जब पृथ्वी अपने स्थान पर रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ये आप देख सकते हैं मैप में। तो ये आप याद रखिएगा, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अच्छा अगर आपसे पूछे दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना? 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये भी आप याद रखें। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? ये सन है आपका और ये आपकी अर्थ है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे एक पूछेगा कि विश्व पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहली बार कब हुआ था? दोस्तों 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सबसे पहली बार। कहाँ पर हुआ था? रियो शहर में, ब्राजील में हुआ था, रियो शहर में। ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका भूकंप। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है, पूछ लेता है एग्जाम में। और रिक्टर स्केल होता है आपका, रिक्टर। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पे। क्लियर है दोस्तों? तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। सूर्य लिखा गया, सूर्य में ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य में ऊर्जा किसके कारण बनती है? नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर होगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उपन्यास द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों वाइट टाइगर उपन्यास लिखा गया अरविंद अडिग के द्वारा। ऑप्शन ए, अरविंद अडिग के द्वारा व्हाइट टाइगर उपन्यास लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा है चेतन भगत। चेतन भगत की एक किताब याद रखिएगा, वो है आपकी एन इंडियन गर्ल। एन इंडियन गर्ल ये किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है एन इंडियन गर्ल। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे लिखा गया है सलमान रुश्दी। यहाँ रुश्दी है तो सलमान रुश्दी की किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये बहुत आती है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो अरविंद अडिग का उपन्यास है द वाइट टाइगर, याद रखेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ये आप याद रखना। इंदिरा गांधी की सरकार ने टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की 1973। और हर साल हम टाइगर डे मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और अभी हम चीता भी लेके आए थे नामीबिया से, वो भी आप याद रखिएगा। तो वाइट टाइगर किसका उपन्यास है? अरविंद अडिग का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लूर। लूर किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है? दोस्तों लूर, ये लूर है, आप देख रहे होंगे। और देखो पोशाक देखकर ही आप बता सकते हैं हरियाणा का है। पोशाक देख के ही आप लगा देंगे कि हरियाणा का है। तो लूर हरियाणा का है। दोस्तों हरियाणा का एक डांस और याद रखना, फाग। फाग। और एक और याद रखिएगा स्वांग।
तो फाग और स्वांग कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो वो हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल का डांस याद है, गंभीरा। गंभीरा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में गंभीरा डांस किया जाता है। लाठी भी आप याद रखिएगा, लाठी कहाँ का डांस है? तो पश्चिम बंगाल का। और एक वृता, वृता भी कहाँ का डांस है? तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का एक और याद रखना, कीर्तन। कीर्तन नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कीर्तन नृत्य किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अगला पंजाब। पंजाब में भांगड़ा होता है। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, किकली। किकली बहुत इंपॉर्टेंट है, किकली रट के जाना बिल्कुल। किकली। और एक है आपका सुम्मी। भांगड़ा, गिद्धा, किकली, ये सारे कहाँ के नृत्य हैं? पंजाब के नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोवा का याद रखिएगा, दक्षिणी। दक्षिणी नृत्य है, ये कहाँ पर किया जाता है? तो गोवा का दक्षिणी है फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का ही है आपका। तरंगमल, तरंगमल गोवा का डांस है आपका, गोवा। तो ये आप याद रखेंगे। आपसे पूछा गया था लूर कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों लूर नृत्य आपका हरियाणा का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ना अभी राज्यपाल बदले हैं, सीबी आनंद बोस। सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है, हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों। 2021 में जो 21-22 में मानव विकास रिपोर्ट आई, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 132। 191 देशों में से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 132 है यहाँ पे। ठीक है, 132। चलिए, और यहाँ पे मैं आपको और बताऊं तो ये आप देख सकते हैं विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, ये भी आप याद रखिएगा, वॉशिंगटन। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। 44 में स्थापना हुई थी, 45 में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बात करेंगे इसकी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। दोस्तों IMF और विश्व बैंक, एक ये संस्था और एक संस्था, दोनों एक ही साथ बनी थी। तो आप याद रखना, एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान कौन सी दो संस्थाएं बनाई गई थी? तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड जब सम्मेलन हुआ तो कौन सी संस्थाएं बनी? एक तो विश्व बैंक बना था और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना था। दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय भी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी है। क्लियर है दोस्तों। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 में जारी हुई। और दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट के ना 3 मानक होते हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा होता है, या स्वास्थ्य आप बोल सकते हैं। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और राष्ट्रीय आय। शिक्षा और राष्ट्रीय आय, ये 3 मानकों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया किस वर्ष? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की। और दोस्तों इस युद्ध में भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था, तोप खाना। और बाबर की जीत इसी बेस पे हुई क्योंकि उसके पास तोपें थी। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मुगल वंश की नींव पड़ी आपकी 1526 में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, मतलब ऑप्शन में अगर आपसे पूछे पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध वो हुआ था आपका 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था आपका 1761 में। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने जीता था हेमू को हराकर। और ये जो था आपका 1761 वाला, ये मराठा और किसके, अफगानों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली था उसमें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन है? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक A.O. ह्यूम है। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांग्रेस है इसका पहला सम्मेलन किस शहर में हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ और इसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में।
ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड डफरिन। डफरिन भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में किसी बिल को लेकर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोस्तों, किस बिल को लेकर गतिरोध अगर किसी बिल को लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ तो हमारी संसद में संयुक्त अधिवेशन को आयोजित किया जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। बुलाएगा राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। तो ये दोनों बिंदु आप याद रखना, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में इस बात को उल्लेखित किया गया? दोस्तों, अनुच्छेद 108 संसद में किसी बिल को लेकर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 108 क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, अनुच्छेद 112 में लिखा गया बजट। बजट की परिभाषा, बजट की परिभाषा या बजट नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल में जो शब्द है वो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आप याद रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण ये अनुच्छेद 112 में आता है। क्लियर हो दोस्तों। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, इसे ही आम भाषा में बजट बोलते हैं हम। 110 मनी बिल की परिभाषा लिखी गई है। मनी बिल की परिभाषा लिखी गई है आपकी 110 में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 75 के तहत, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो हमने संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया वो कहाँ से लिया? तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 में इस बात का उल्लेख है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, यूएनओ की स्थापना पूछी गई है, कब की गई? तो दोस्तों, यूएनओ बना था 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिवेगली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिवेगली थे। और त्रिवेगली कौन से देश के थे? नॉर्वे के। नॉर्वे के त्रिवेगली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, महासचिव थे उसके ये। दोस्तों, यहाँ पे ना आपको एक लोगो दिख रहा होगा, ये आपको पत्ती दिख रही होंगी। क्या आपको पता है ये पत्ती किसकी है? ये पत्ती जैतून की पत्ती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगो में किसकी पत्ती है? जैतून की पत्ती। और जैतून की पत्ती के नीचे ये क्या आपको दिख रहा है? ये आपका विश्व का मानचित्र है। और दोस्तों, ये विश्व का मानचित्र का मतलब क्या है? कि आपको पूरे दुनिया में शांति को कायम करना है। जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक मानी गई हैं। ठीक है। इसीलिए पूरे विश्व को कवर करते हुए जैतून की पत्तियों को दिखाया गया ताकि विश्व में मतलब शांति बनी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ काम ही शांति के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का मुख्य काम है यूएनओ का। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूएनओ का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट के द्वारा यूएनओ का नामकरण किया गया था। आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यूएनओ का मुख्यालय कौन से द्वीप पर है, तो न्यूयॉर्क शहर जो है वो मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप, और मैनहट्टन द्वीप पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण ये खेल मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 को। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1984। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना हुई थी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है 1928। क्या आपको पता है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, 1928। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक द इंडिया वे, पुस्तक द इंडिया वे के लेखक कौन है? तो द इंडिया वे नामक पुस्तक जो लिखी है दोस्तों, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा पुस्तक द इंडिया वे लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में फोटो लगा हुआ है, जयशंकर की किताब है। और ये भारत के कौन है? विदेश मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और दोस्तों, आज आपके लिए रट लेना, खेल मंत्री का नाम आ सकता है आपके एग्जाम में। और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भारत का जो
नागरिक उड्डयन मंत्री है वो कौन है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एस जयशंकर की किताब है इंडिया बे। दोस्तों बिमल जलान की किताब याद रखिएगा, द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी किसने लिखी है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये बिमल जलान, इनकी किताब है द इंडिया स्टोरी। शशि थरूर की याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, द इंडिया वे, एस जयशंकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत माता पेंटिंग मूल रूप से किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों भारत माता पेंटिंग जो बनाई गई वो बनाई गई है आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता पेंटिंग बनाई गई है। साइड में आप फोटो देख सकते हैं, फोटो है भारत माता पेंटिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ज्योतिबा फूले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जातिवाद के खिलाफ इन्होंने काम किया है। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले द्वारा जो किताब लिखी गई वो किताब है आपकी गुलामगिरी। ऑप्शन बी, गुलामगिरी किताब ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है और ये मराठी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन में इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद की किताब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर किताब लिखी है, इसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। यहाँ पे लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की किताब है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर, परम श्रद्धेय डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत का मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है, उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। तो गुलामगिरी पूछी गई थी, ज्योतिबा फूले की किताब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेन ऑड्स किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। दोस्तों फोटो दिख रहा होगा आपको, तो ये आप देख सकते हैं पूरा। कौन है ये भारतीय खिलाड़ी, यहाँ आपकी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेन ऑड्स। क्लियर। विश्वनाथन आनंद लिखा गया, इनकी किताब आत्मकथा है माइंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। साइना नेहवाल के प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, ये भी आप याद रखिएगा। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है, प्लेइंग टू विन। ठीक है, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एस अगेन ऑड्स। और ये कौन सा खेल खेलती है, टेनिस, लॉन टेनिस खेलती है सानिया मिर्जा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन बना है। दोस्तों अगस्त 2022 में डीआरडीओ का अध्यक्ष बने थे डॉक्टर समीर कामत। डॉक्टर समीर कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों डीआरडीओ कब बना था, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन है। तो डीआरडीओ हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में 52 लैब है डीआरडीओ की, ये भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, देखो आपको नीचे ना एक लाइन लिख रही होगी, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये रट लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो बलस्य मूलम विज्ञानम किसका आदर्श वाक्य है, तो जवाब होगा डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा डीआरडीओ की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा क्या होती है फुल फॉर्म, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है आपकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। कौन सा मंत्रालय, यह आपका रक्षा मंत्रालय। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर समीर कामत। इसरो के कौन है, एस सोमनाथ। इसरो के कौन बने हैं, 10वें हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। I2U2 में कौन से देश शामिल हैं। दोस्तों I2U2 एक संगठन बनाया गया है और I2U2 में जो देश शामिल हैं तो उसमें 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। तो सही जवाब क्या होगा, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 देशों को मिला के I2U2 कहा जाता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि I2U2 में कौन से देश हैं, तो 4 देश हैं, इंडिया है, इजराइल है, यूएसए है और यूएई है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है, आप बताइए कि G7 देशों में कौन से देश आते हैं, G7 में कौन से देश हैं। क्लियर हुआ, तो ये आप याद रखना, रट्टा मार लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस किस राज्य में आयोजित किए गए थे। तो 36वें राष्ट्रीय खेल दिवस जो हुए वो हुए थे आपके गुजरात में। राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल दिवस नहीं, 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हुए, तो गुजरात में। दोस्तों यहाँ पे ना मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो ये पूछेगा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था। एक शेर था जिसका नाम था शेरा, एशियाई शेर है जो गुजरात में मिलते हैं। कौन से नेशनल पार्क है,
गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क में जो शेर मिलते हैं उनमें से ही शुभंकर था शेरा। और इसकी जो टैगलाइन थी वो थी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुए उसके लिए आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट। याद रखना, पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर हुए थे ये खेल? ये हुए थे आपके गुजरात में हुए थे। 6 शहर थे, शहर आपको याद नहीं रखने, राज्य याद रखिएगा। भारत में खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी 1930 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो 28 फरवरी को इसलिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रमन प्रभाव की खोज की गई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में एक अवार्ड दिया जाता है कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों कलिंग अवार्ड संबंधित है आपका विज्ञान के क्षेत्र से। कलिंग अवार्ड यूनेस्को के साथ मिलकर उड़ीसा की सरकार देती है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका 12 जनवरी। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। G20 समिट 2023 के लिए भारत का शेरपा कौन है? दोस्तों G20 समिट 2023 जो होगा इसके लिए शेरपा है आपका अमिताभ कांत, ऑप्शन बी अमिताभ कांत। दोस्तों G20 समिट 2023 में जो इंडिया में हो रहा है तो इसमें आदर्श वाक्य क्या, मतलब टैगलाइन क्या रखी गई? इसका मोट्टो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन प्लेनेट, वन फ्यूचर, सॉरी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये G20 समिट 2023 का टैगलाइन रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिकेट के 2 स्टंपों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट के 2 स्टंपों के बीच जो पिच की लंबाई है वो होती है आपकी 22 गज, 22 गज या 2012 सेंटीमीटर, 2012 सेंटीमीटर या 22 गज। याद रखना इसके बारे में, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अच्छा, अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट का जो बल्ला होता है बैट, इसकी लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट बैट की लंबाई होती है आपकी 38 इंच। रट लेना इसको, क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 22 गज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों पुस्तक वॉर एंड पीस लिखी गई है टॉलस्टॉय के द्वारा। टॉलस्टॉय, ये आप देख सकते हैं टॉलस्टॉय की बुक है आपकी, फोटो लगा हुआ है आपका। तो ये आपका किसने लिखी है? टॉलस्टॉय ने। दोस्तों मैकियावेली की किताब याद है, द प्रिंस। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की है। कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। और यहाँ पे लिखा गया नेल्सन मंडेला, इनकी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है मंडेला की, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा का नाम है? तो जवाब होगा नेल्सन मंडेला की आत्मकथा ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था वॉर एंड पीस। दोस्तों वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की किताब है। और दोस्तों महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित किसकी किताबों से होते थे? लियो टॉलस्टॉय की किताबों से महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रेरणा मिली है। याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? प्रश्न है भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत में जलीय सीमा की देखो कुल पूछा है आपसे, तो हम एक चीज़, अब मैं इस फोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको रफली आइडिया हो जाए। देखो अगर हम बात करें कि भारत में जो राज्यों की जलीय सीमा है, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है, ये आपका साउथ में जाएंगे नीचे इस तरह से यहाँ तक केरल, फिर पूरब की ओर चलें तो ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और ये यहाँ तक जाके पूरा। तो ये जो मुख्य मतलब भूमि की जलीय सीमा है दोस्तों, ये है आपकी 6100 किलोमीटर। मेन लैंड जो है भारत का उसकी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसमें आप ये लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें और ये अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लें तो ये टोटल बन जाती है 7516.6 किलोमीटर। कुल कितनी? 7516.6। और मेनलैंड कितना है? तो वो है आपका 6100 किलोमीटर। तो ये आप याद रखना, टोटल है आपकी 75,516.6 और जो मेनलैंड है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा गया था कि भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 मीटर। देखो यहाँ पे भी कन्फ्यूज कर सकता है, ये मीटर में दिया गया है लेकिन आपको याद रखना किलोमीटर में होती है। 7516.6 किलोमीटर याद रखना। दोस्तों भारत में 9 राज्य हैं जिनकी कोस्टल लाइन है, 9 स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं।
4 यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी कोस्टल लाइन है, ठीक है। सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो आपकी राज्यों में गुजरात की है और यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार की है। वैसे अंडमान निकोबार की सीमा जो गुजरात से भी बड़ी है, लेकिन राज्य की कैटेगरी में गुजरात आगे जाता है। तो यहाँ पे याद 9 राज्य है और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की जलीय सीमा है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों शायद यही प्रश्न थे आपके और ये कंप्लीट हो गए आपके प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे लगे आपको मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना और जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। दोस्तों ये सीरीज बहुत उत्कृष्ट थी। अगर ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक तो बनता है बॉस, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अभी समय आपके लिए बहुत फेवर में है। अभी जिन लोगों का आज एग्जाम है उनको विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और अच्छे से एग्जाम दे के आइए आप। तो जल्दी मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। और शाम को एनालिसिस भी आएगा, एनालिसिस जरूर देखिएगा कि एसएससी जीडी में आज की शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन रहे होंगे, वो विद्यार्थियों के द्वारा जो बताए जाएंगे। तो एनालिसिस लेके आऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।